चुनाव आयोग ने ये कहा कि राहुल गांधी जी एफिडेविट दें मुद्दे को भटकाने के लिए, और उनका सारा इकोसिस्टम, सारी क्रिमिनल मीडिया एफिडेविट 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 और एफिडेविट पे कूद पड़ी। चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी बेईमानी से वोटर लिस्ट में धांधली करते हैं। एसआईआर अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ दूसरी बात है, असली बेईमानी कहाँ है? जो वो कलम चलाते हैं अपनी बेईमानी करते हुए ग्राउंड पे। किसी भी सोशल इशू पे सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना, उस इशू को ख़त्म करना, समाप्त करना। सामने निकल के आ रहा है, पूरे प्रमाण के साथ आ रहा है कि पूरा इलेक्शन चुनाव ही चोरी हो गया, और चुनाव चोरी में खुद इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नज़र आता है। क्योंकि जब भी इस तरह की वीडियो आती है कि कोई व्यक्ति जो बीजेपी से जुड़ा है वो वोट डाल रहा है और साथ में वीडियो भी बना रहा है, और वो बता रहा है मैंने 1 वोट फर्जी डाली, 2 डाली, 3 डाली, वीडियो चला के दिखा रहा है, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कार्रवाई दिखती नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन आखिर किसके लिए काम कर रहा है? पिछले लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र के अंदर केवल लगभग 32 लाख नए वोट बने, और फिर 5 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव आते ही 5 महीने के अंदर करीब 1 करोड़ नए वोट बन गए। तो आखिर ये नए वोट कहाँ से आ गए अचानक 5 महीने के अंदर? एक एक एड्रेस पे अगर 80-80, 60-60 लोग वोट बनवाए हैं, या एक हॉस्टल का आया कि वहाँ पे हज़ारों की मात्रा में वोट हैं, तो ये सब वोट की चोरी खुलेआम हो रही है, और उसमें इलेक्शन कमीशन संजीदा नहीं दिखता, असंवेदनशील दिखता है। और इलेक्शन कमिश्नर्स का भी नार्को टेस्ट अगर हो, देश में जरूरत पड़ सकती है इसकी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले लेने होंगे। पहले दिन जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया, किसी भी गोदी मीडिया के फ्रंट पेज पर वो नहीं था, लेकिन पहले ही दिन 14 करोड़ लोगों ने इस चीज़ को व्यू किया सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं, और हम चाहते हैं कि इस बात को आगे आप ही बढ़ाएं। डोनाल्ड ट्रंप का समस्तीपुर में बन गया है वोटर कार्ड, और यही चुनाव आयोग और यही सरकार जो हर जगह कहती है अस्पताल जाइए तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, ट्रेन में चढ़िए तो आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, हवाई जहाज़ पे चढ़िए तो आपके आधार कार्ड देखे जाएंगे, होटल में चेक इन कीजिए तो आधार कार्ड देखे जाएंगे। लेकिन अभी चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड डबल बन रहे हैं, फर्जी है। कौन है शासन में? गृह मंत्री क्या कर रहा है? लोगों को तैयार करेंगे कि भारत में जितने भी चुनाव आयोग के ऑफिस हैं वहाँ पे 50,000 से 1 लाख लोग जाके इसका घेराव करें, क्योंकि चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्था नहीं, बीजेपी का ऑफिस बन के रह गया है। 25-25 वोट बने थे, हमने प्रमाण दिया था। हमने दिल्ली के अंदर प्रमाण दिया था, केंद्रीय मंत्री के घर में 33 वोट बने थे, 25 वोट बने थे, 22 वोट बने थे, 26 वोट बने थे, पूरा आंकड़ा दिया था। दिल्ली का चुनाव घोटाला करके, फ्रॉड करके जीता गया। 42,000 वोट तो अकेले केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में कटवा दिया गया। तो उस समय ये सारी बातें जो आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये सारी बातें हमने उजागर किया था। तब न राहुल गांधी जी बोले, न कांग्रेस पार्टी बोली, उस समय नहीं बोले, और आज जो ये सामने पूरा मामला है, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से फ्रॉड था, देश का चुनाव पूरी तरीके से फ्रॉड था, और अब ये ज़रूरत है कि पूरे देश में। जय भीम दोस्तों, बहुत लंबे समय बाद हम लोग आज प्रेस वार्ता में हैं, और हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। इधर डॉक्टर सूरज मंडल हैं, एडवोकेट महमूद पराचा साहब हैं, राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, और बलराज मलिक साहब एडवोकेट हैं। यहाँ पे 3 एडवोकेट हैं और 2 एकेडमिशियन हैं। और ये टीम आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने ईवीएम और वोट चोरी को लेकर लगातार आंदोलन किए थे, और इस चक्कर में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने और चुनाव आयोग ने आप सब में से बहुत सारे लोगों के चैनल बंद करवा दिए थे या डिमोनेटाइज करवा दिया गया था। जो सवाल पिछले 7-8 सालों से, तकरीबन 2018 से लगातार हम लोग उठा रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ना वोट चोरी कर रहा है, हेराफेरी कर रहा है, और तमाम तरह के मसले हमने लगातार उठाए। एक वीडियो हमने लाइव डेमो किया था, गौतम साहब उस समय मिनिस्टर थे, इनके घर पे डेमो किया था, और वो वीडियो राहुल जी ने स्वयं शेयर किया था। तकरीबन 20 करोड़ लोगों ने देखा था ये कैसे वोट में हेराफेरी हो रही। अभी राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कैसे वोट चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन किस तरह से बीजेपी का एक्सटेंशन ऑफिस बन के काम कर रहा है। जो सवाल हम लोग उठा रहे थे, अगर 2024 में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमारा समर्थन किया होता तो शायद हम लोग उस समय इस बैटल को जीत लेते। 5 रीजन्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन में हेराफेरी के अलावा। बूथ मैनेजमेंट, बूथ पर कैसे लोकल लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग कैसे मैनेजमेंट करते हैं, डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी अमान्य पते। महाराष्ट्र के चुनाव में भी दिख गया, हरियाणा में भी दिख गया, बिहार में जो SIR हो रहा आप सब जानते हैं। एक पते पर थोक में मतदाता, इनवैलिड फ़ोटो और फॉर्म 6 का दुरुपयोग। ये दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही में ये वोट की डकैती है। ये चोरी भी हम नहीं कहेंगे, ये डकैती है। तो आज ये प्रेस वार्ता है, हम लोग फिर तमाम जगह जाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे कि अगर वोट का अधिकार ही, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में इस पर बहस हुई थी और कई लोगों ने सवाल उठाया था कि इनकम टैक्स और शिक्षा के सवाल को वोट के साथ जोड़ा जाए। डॉक्टर अंबेडकर इसके खिलाफ थे, बोले कि वोट का अधिकार जो है ना, बस एडल्ट मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजीज, मतलब साइमन कमीशन में जो उन्होंने मेमोरेंडम दिया था उसमें भी कहा था, क्लियरली कहा था कि जो पागल है उसको छोड़कर जो एडल्ट है सबको वोट का अधिकार दिया जाए, एडल्ट फ्रेंचाइजीज। अब ये बीजेपी किसी तरीके से, इनकी सभाओं में लोग नहीं होते हैं, वोट कहाँ से आ जाता है ये समझ में नहीं आता है। लगातार हम लोग ये सवाल उठाते रहें, अब ये सवाल ये आंदोलन का रूप लेगा और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसको व्यापक मुद्दा बनाया जाए और जिस तरीके से 2 अप्रैल और 5 मार्च को भारत बंद का आह्वान हुआ था, हम आह्वान करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे कि भारत में जितने भी चुनाव आयोग के ऑफिस हैं वहाँ पे 50,000 से 1 लाख लोग जाके इसका घेराव करें, क्योंकि चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्था नहीं, बीजेपी का ऑफिस बन के रह गया है, मनमानी पे मनमानी कर रहा है। हमारे सभी साथी बात रखेंगे धीरे धीरे और ये आंदोलन पुनः हम लोग फिर जीवित करेंगे। राजा साहब है, राजा साहब से आग्रह करेंगे, फिर सूरज जी हैं, गौतम साहब हैं, बलराज मलिक साहब हैं, इनसे आग्रह करेंगे कि इस विषय पर अपनी बात रखें। सभी ईमानदार पत्रकार जो आज इतने बड़े बारिश के दौरान भी संविधान और देश बचाने के लिए यहाँ आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर रतनलाल साहब ने बिल्कुल सही बात कही। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हम लोगों की बात जो पिछले साल आंदोलन हो रहा था लोकसभा के चुनाव से पहले सुन लेती तो शायद आज हम लोगों को यहाँ दोबारा आप लोगों को बारिश में तकलीफ़ देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और एक आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है वो अभी नहीं होती, दूसरी सरकार होती और ये मोदी जी और अमित शाह जी कम से कम इस वक्त तिहाड़ जेल में होते, बाकी लोग भी होते लेकिन ये तो ज़रूर होते। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब 3-4 चीज़ें हैं। देखिए, आरएसएस और बीजेपी इस मुद्दे पे ही नहीं, हर एक मुद्दे पे लोगों को भ्रमित करने के लिए अपनी ताकत का, अपनी सत्ता का और अपने झूठे लॉजिक का इस्तेमाल करती है हमेशा। यही काम ये जो अभी राहुल जी ने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ी चोरी का जो खुलासा किया है, उसमें मेरे ख्याल से देश की सभी चोरियां, सभी डकैतियों में से ये सबसे बड़ी चोरी और सबसे बड़ी डकैती है जो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके नहीं बल्कि एक टीम बनके ये काम कर रहे हैं। और ये काम जिसको कहते हैं रिटेल बेसिस पे तो हो सकता था और होता है, दशकों से होता आया है। आरएसएस के पन्ना प्रमुख और लोकल लेवल पे बहुत सारे जो चुनाव अधिकारी होते हैं, जिसमें वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के BLAs हों, चाहे तो उनके जो बूथ पे जो ऑफिसर्स बैठते हैं उनको, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अधिकारियों को भी मैंने जहाँ कर सकते हैं वहाँ बूथ कैप्चरिंग आरएसएस हमेशा से करती आई है। लेकिन ये इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये होलसेल लेवल पे जो प्रोग्राम शुरू हुआ है वो 2014 के बाद ही शुरू हुआ। आप देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं और लॉजिक इनके तोड़ना बहुत ज़रूरी है। चुनाव आयोग ने ये कहा कि राहुल गांधी जी एफिडेविट दें मुद्दे को भटकाने के लिए,
और उनका सारा इकोसिस्टम, सारी क्रिमिनल मीडिया एफिडेविट 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 और एफिडेविट पे कूद पड़ी। मैं जो दुख की बात एक ये भी है कि जो सीईओ साहब हैं कर्नाटक के, वो कर्नाटक गवर्नमेंट के एक अधिकारी हैं। हालांकि जो धारा 13 है उसके तहत वो चुनाव आयोग के साथ डेपुटेशन पे भी हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अब भी उनका कर्नाटक गवर्नमेंट के पास है। इतनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट का अधिकारी है वो भी इतना दबाव में है कि उसे मजबूरी में राहुल गांधी जी को इस किताब के विरुद्ध जाकर, जिसके बदौलत और जिसके अंडर चुनाव आयोग काम करता है, राहुल गांधी जी को एफिडेविट फाइल करने के लिए बोल दिया। और उस एफिडेविट को ही अगर आप लोग पढ़ेंगे, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आरएसएस और बीजेपी और चुनाव आयोग का झूठ साफ को अब पता लग जाए। उसमें खुद लिखा हुआ है कि अगर इसी एफिडेविट में जो सीईओ साहब ने इशू किया है कर्नाटक के, कि आप ये बताएं किस वोटर का नाम कटवाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी बात ये बोली थी कि ये वोटर का नाम काट दो या वो वोटर का नाम काट दो? इसलिए ये पूरी तरीके से गैर कानूनी एक कार्य करके बात को भटकाने की कोशिश की है, एक बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में धांधली है, दूसरी तरफ एसआईआर की मुखालफत कर रहे हो। मैं इसको उल्टी तरफ से पढ़ना चाहता हूँ। राहुल जी जो बात कह रहे हैं वो सच है, इसीलिए तो एसआईआर की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे चोरी क्या है? असली चोरी है, जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, द डेविल लाइज इन डिटेल्स। चोरी यहाँ है कि चाहे एसआईआर हो, चाहे जो ये वोटों की चोरी होलसेल लेवल पे पूरे देश में आरएसएस और बीजेपी ने चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर की हो। ये बेईमानी करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते। पहले भी यही काम किया और एसआईआर के दौरान भी वही काम कर रहे हैं जो साल भर या पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वोट देने वालों के नाम काटना, झूठे वोटर्स को ऐड करना, एक वोटर को 10 जगह बताना, ये सब काम वैसे भी करते हैं और एसआईआर के ज़रिए भी वही काम कर रहे हैं। तो बुनियादी बात क्या हुई कि चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी बेईमानी से वोटर लिस्ट में धांधली करते हैं। एसआईआर अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ दूसरी बात है, असली बेईमानी कहाँ है? जो वो कलम चलाते हैं अपनी बेईमानी करते हुए ग्राउंड पे। तो अब और एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। इसी चुनाव आयुक्त ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी साहब की गवर्नमेंट में ये निर्देश दिए हैं कि ये 2-3 अधिकारी जो हैं इन्होंने वोटर लिस्ट में धांधली की है, उनके खिलाफ एफआईआर करो। ये दी है ना। राहुल गांधी जी ने एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से ज़्यादा झूठे वोटों की सबूत दिए हैं। तो वही चुनाव आयोग इसके लिए तो एफिडेविट मांग रहा है और ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन उनके खुद के अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर की बात कर रहा है। यहाँ एफआईआर की बात नहीं करेगा। ये बेईमानी असली चोर है। ये जो बेईमानी भरी हुई है कूट कूट के अंदर, उनके अंदर एक ही मापदंड अप्लाई नहीं होगा। अब एसआईआर के कितने सबूत आ चुके हैं कि एसआईआर में बेईमानी हो रही है। मुझे थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस किताब में ही ये लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग ने जो ये, और हम लोग इसके समर्थक नहीं हैं, ये जो आधार कार्ड है उसको वोट से जोड़ा जाए, हम उसका मुखर विरोधी हैं। लेकिन आज की तारीख में जो कानून है, चुनाव आयोग ने जो ये सुप्रीम कोर्ट तक को बोला उसकी रिक्वेस्ट के बावजूद कि हम आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने का डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे, वो इस किताब के खिलाफ है, इलीगल स्टेटमेंट है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की बात यह है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट तक में हाईलाइट नहीं की गई है और सुप्रीम कोर्ट को भी शायद ये बात नहीं पता थी, इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज डायरेक्ट करते हैं कि ये तो आपकी मैंडेटरी चीज़ है, आधार कार्ड को मानना आपकी ही किताब में लिखा हुआ है। इतनी बड़ी हद तक बेईमानी जब हो रही है तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैं अपनी बात छोटे में ही समाप्त करूंगा। इसका सोल्यूशन क्या है? हम लोग तो पिछले साल से ही कह रहे हैं, पिछले चुनाव के बाद से कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब ही है
अपनी मौत को दावत देना। किसी भी सोशल इशू पे सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना, उस इशू को ख़त्म करना, समाप्त करना। और इसका एग्जाम्पल ये एसआईआर में भी साबित हो गया। किरण रिजिजू साहब हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो इतनी बड़ी आंदोलन, इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, खड़े होके डिमांड कर रहे हैं एसआईआर पे चर्चा हो। क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू साहब? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो सकती इसकी। तो ये फ़ायदा हुआ सुप्रीम कोर्ट में केस डालने का, और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही होगा। पहले भी नुकसान हुआ है, बाद में भी नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर केसेस डाले जाएंगे तो शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा, और मैं ये बहुत गार्डेड वर्ड में कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो थोड़ा बहुत फ़ायदा हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और सुप्रीम हाई कोर्टों में केस डाल के लिया भी। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब ही मौत है, तो सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही नहीं चाहिए पहले। और सुप्रीम कोर्ट के लोग तो खुद ही कह चुके हैं, जजेस कह चुके हैं कि आप अपोजिशन पार्टीज़ का जो काम है वो हमसे ना लें, अपोजिशन का काम हम नहीं कर सकते। तो अब करने की बात यह है कि राहुल जी ने एक बहुत बड़े सबूतों का गट्ठर दे दिया है इस बात के लिए, क्योंकि ये अपराध कर्नाटक में हुए हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी दिल्ली में, और दिल्ली में तो अमित शाह ही पुलिस है, तो वो तो कहाँ इस पर कार्रवाई करते। हम लोगों ने बिल्कुल इतनी बड़ी संख्या में तो सबूत नहीं हम जुटा सकते थे, हमारी ताकत नहीं है, लेकिन कुछ सबूत काफ़ी बड़ी संख्या में निकाल के हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी। लेकिन अब राहुल गांधी जी के खुलासे के बाद तो सबूतों का मतलब इतना ढेर लग गया है कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स जो है वो दब जाएगी सबूतों में, इतना आ गया। लेकिन कंप्लेंट हमने कर रखी थी। एफिडेविट की बात कर रहे हैं ना राहुल गांधी जी से, झूठे एफिडेविट की। एफिडेविट हमने कोर्ट में जो कंप्लेंट, जब एफआईआर नहीं हुई तो राहुल गांधी जी से जो एफिडेविट मांगा है उससे ज़्यादा एफिडेविट मैंने खुद अदालत में फाइल कर रखा है। तो अगर वो ईमानदार हैं तो राहुल गांधी जी का भी एफिडेविट है और एक दूसरे नागरिक का भी एफिडेविट है। जो करना है इस पर कार्रवाई कर लें। ये चुनाव आयोग को भी हम भेज चुके हैं, तो इस पर अभी अदालत में तारीख आ रही है, तो एफआईआर हमें उम्मीद है हो जाएगी। मगर अब सोल्यूशन दो हैं जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। पहला, जो खड़गे जी ने कहा इंडिया गठबंधन के बिहाफ पे भी, और राहुल जी ने भी कहा कि आंदोलन होना है, वो अल्टीमेट इसका सॉल्यूशन है। उससे पहले एक और बात राहुल जी ने कही, वो ये कही कि कर्नाटक गवर्नमेंट से उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये गुजारिश की है कि वो इस पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करे। तो अगर कर्नाटक की गवर्नमेंट इसमें एफआईआर दर्ज करती है, कोई भी व्यक्ति जाके कर सकता है एफआईआर दर्ज। कर्नाटक गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना सा है कि एक ईमानदार और समझदार पुलिस ऑफिसर को इस केस का आईओ बना दे, दैट्स इट। अगर ईमानदार और समझदार ऑफिसर बन जाएगा तो वो कानून के हिसाब से सबसे पहले तो मुकदमे दर्ज करेगा, और मुकदमे दर्ज जो होंगे इसमें वो इतने सेक्शंस लगने वाले हैं इसमें, क्योंकि ये पैसे की भी अमानत खयानत है। अभी चुनाव आयोग ने पिछले ही हफ्ते पैसे भी बढ़ाए हैं अपने BLOs के और इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स के। क्यों? मेरा ये मानना है, मेरा ओपिनियन है कि रिश्वत के तौर पे बनाए हैं कि हम आपको पैसे दे रहे हों क्योंकि हम आपसे गलत काम करा रहे हैं। ये अभी अभी बढ़ाए हैं, कई सालों से, मतलब 20-25 साल से नहीं बढ़े थे पैसे, चलिए बढ़ा दिए। तो ये पैसा और जो दूसरा पैसा उन्हें मिलता रहा उसमें उन्होंने अमानत में खयानत की है। अगर राहुल जी ने जो सबूत दिए हैं वो वोटर लिस्ट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स के ऊपर होती है, चुनाव आयोग के ऊपर होती है। नागरिक के ऊपर ज़ीरो जिम्मेदारी है। ज़ीरो मतलब ज़ीरो। अगर आप चाहेंगे सवालों में तो आपको मैं प्रावधान भी बता दूंगा सभी। एक बात तो हो गई है। साथ के साथ जो राहुल जी, कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोग मांग रहे हैं, मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट जो चुनाव आयोग दे भी रही है, तो इस फॉर्म में PDF के दे रही है कि वो कन्वर्ट भी ना हो सकें कागज़ से, उस फॉर्म में मशीन रीडेबल में कन्वर्ट भी ना हो सकें। तो वो भी, ये जो आईओ होगा ईमानदार, वो तो अपने आप जाके चुनाव आयोग के सिस्टम में से अपने आप ले लेगा ना, उसके पास तो कानूनी शक्ति आ जाएगी BNSS के ज़रिए। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। और उसके बाद दूसरी चीज़ है, और उसका कोई तोड़ नहीं है, आंदोलन अगर हो गया शुरू,
तो जनता अपने आप संभाल लेगी। और राहुल गांधी जी कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है या नहीं जीत रही है उसलिए नहीं बोल रहे हैं, पूरी देश की जनता का दबाव है, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, जनता के कहने पे, गुजारिश करने पे, जनता के दबाव में वो ये बात कह रहे हैं। और उन्होंने इस शब्द का भी प्रयोग किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत सारे लोग झिझक के हमारे ये बात बोलते थे, लेकिन जनता मजबूर करती है अपोजिशन पार्टी के दोनों लीडर्स को, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। सिविल सोसाइटी मजबूर करती है उन्हें, हम दबाव डालते हैं उनके ऊपर कि आप ये करो, आंदोलन करो, देश की जनता। और मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सिविल सोसाइटी में पूरे जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ, देवा सायम साहब की तरफ से कह रहा हूँ, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब की तरफ से कह रहा हूँ, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग की साहब तरफ से कह रहा हूँ, और मेरे साथी तो यहाँ बैठे ही हैं। राहुल गांधी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, देश की जनता उनसे कह रही है आप आगे आओ और लड़ो, हम आपके साथ हैं। अगर आप नहीं लड़ोगे तो जनता आपसे नाराज़ होगी, इतनी जनता उद्वेलित है। आखिरी बात मैं अपनी बात कह के समाप्त करूँगा। हम लोगों ने एक इशू उठाया था, ये जो वोटर्स की हेराफेरी हो रही है, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में जो 75 लाख या जितने भी 50 लाख से ज़्यादा वोट ऐड किए गए, वो 50 लाख के 50 लाख लोग जाके या बीजेपी के कार्यकर्ता वो अपनी इंक मिटा के हाथ से फिजिकली वोट डालते हैं। चोरी, मेजॉरिटी चोरी वोटों की होती है तो वो मशीनों के द्वारा होती है। ऐसी धांधलीबाजी भी होती है, झूठे वोट भी डालते हैं फिजिकली, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, मतलब होलसेल में वोटिंग जो है नहीं हो सकती फिजिकली, तो मशीनों के द्वारा ये चोरी होती है। आज हिंदू जो मशीनों का, ईवीएम का मुखर समर्थक पेपर माना जाता था, आज उसने एडिटोरियल लिखा है हम लोगों की सबकी बात से एग्री करते हुए कि ईवीएम में धांधली ही धांधली है, पेपर बैलेट ही असली रास्ता है। पूरी दुनिया में पेपर बैलेट पे लोग वापस गए, राहुल जी ने भी ये बात कही थी। तो हमारा असली स्टेप, आखिरी स्टेप, पेपर बैलेट को हम क्यों मानते हैं कि धांधलियाँ कम से कम दर्जन से ज़्यादा हो रही हैं, दर्जन से ज़्यादा तरीक़ों से हो रही हैं, लेकिन पेपर बैलेट अगर शुरू हो गया तो सारी धांधलियाँ जो आरएसएस और बीजेपी करती है वो कम पड़ जाएंगी। पेपर बैलेट उन सब पे भारी पड़ जाएगा और कम से कम ये सरकारें हट जाएंगी। उसके बाद जो भी सरकार आएगी वो चुनाव के कानून में भी और इलेक्शन कमीशन के जो फंक्शनिंग है उसमें मेजर रिफॉर्म्स लाएंगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। और फिर इस देश में बाबा साहब का दिया हुआ हक, जो एक वोट का अधिकार बराबर था, जो इस देश की बुनियाद है, इस देश के संविधान और इस देश की बुनियाद है, जड़ है, वो वापस आ जाएगी। यही हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहते थे। अभी हमारे बाकी साथी बोल रहे हैं, उसके बाद अगर कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे, कोई भी टेक्निकल मुश्किल से मुश्किल सवाल आप पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट। साथियों, पहले हम सब लोग सुनते थे और कई बार फिल्मों में देखते थे, ट्रेन की डकैती, बैंक की डकैती, घर में डकैती, लेकिन आज पूरा देश देख रहा है चुनाव की डकैती, वोट की डकैती। जब पूरे देश के लोगों की वोट की चोरी कर कर केंद्र में एक सरकार बनवा दी, वो भी वोट की डकैती करके। और ऐसे में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं से जिनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो संविधान के लिए काम करेंगी, चूँकि संविधान ने उनको पावर दी है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी भारत के संविधान ने उनको दी है, ताकत भारत के संविधान ने उनको दी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए। लेकिन क्या भारत के अंदर चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहे हैं? एक तरफ ईवीएम का घोटाला, सब जानते हैं ईवीएम की मशीन के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है, जो सोर्स कोड है वो किसके पास है, माइक्रो कंट्रोलर चिप में प्रोग्रामिंग कौन करता है, और उसके अंदर जो टाइमर लगा है, क्लॉक क्यों है, क्योंकि किस डेट में कितने बजे वोट की चोरी करनी है, ये तभी संभव है जब उसमें टाइम का क्लॉक लगा हो। अन्यथा चुनाव वाले दिन भी अलग अलग पार्टी के एजेंट मोकपोल करते हैं सुबह, तो अगर उसमें टाइमर ना लगा हो तो कितने बजे से कितने बजे के बीच टाइम वोट की चोरी करवानी है, शिफ्ट करवाना है, वो संभव नहीं है। तो एक तरफ तो ईवीएम मशीन खुद अपने आप में संदिग्ध है,
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब भी कोई वोट चोरी का मामला आता है, घोटाला आता है, जैसा आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो इतने बड़े प्रमाण, इतनी बड़ी मात्रा में प्रमाण सामने रख दिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े लोग कहते हैं कि वो कोर्ट क्यों नहीं जाते। अक्सर आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े लोग कहते हैं वो कोर्ट क्यों नहीं जाते, आप कोर्ट जाओ। तो मैं आपको कोर्ट का भी सच बता दूं, आपको याद होगा राजस्थान का भंवरी देवी वाला केस, जिस केस के अंदर सामूहिक बलात्कार हुआ था उनका, लेकिन कोर्ट ने मुलजिमों को ये कह के छोड़ दिया चूँकि मुलजिमान स्वर्ण जाति के हैं और इसमें जो पीड़िता है वो अछूत समाज से है। ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि स्वर्ण जाति का व्यक्ति अछूत महिला को छुएगा, इसलिए रेप होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी एक ऐसी जातिवादी मानसिकता का अगर जज है हाई कोर्ट के अंदर, तो उस जज से न्याय की उम्मीद क्या करें। और उन्होंने अक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया। और ये पुरानी बात है, लेकिन आज मैं लेटेस्ट बात बताता हूँ। जून के महीने में उड़ीसा के अंदर जहाँ एक गांव के अंदर माइनिंग हो रही थी, तो गांव के लोगों ने सोचा कि यहाँ हमारे घर उजड़ जाएंगे। उन्होंने माइनिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, धरने प्रदर्शन किए, तो उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जैसा कि अक्सर शासन करता है, न्याय के लिए अगर कोई भी आवाज़ उठती है तो उसको कुचल देता है, झूठे मुकदमे बना के जेल में डालकर। तो जिनको जेल में डाला, जब वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने जब उनको बेल का ऑर्डर किया, बेल ऑर्डर में ऐसी शर्त लगा दी कि मुलजिम 3 महीने तक सुबह 6 बजे से 9 बजे तक थाने के अंदर झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई का काम करेगा, और फिनाइल देने का काम, झाड़ू पोछा देने का काम पुलिस करेगी। यानी जज भी जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है और जमानत के तौर पर ऐसी शर्त लगा रहा है। तो जिस जज ने जातिवादी जजमेंट देता है या शर्त लगाता है, उससे न्याय की उम्मीद कैसे करें। शायद इसी वजह से, चूँकि आज सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में जातिवादी मानसिकता वाले, मनुवादी सोच वाले लोग जज बन गए। मैं सारे जजों को नहीं कहूँगा, बहुत सारे जज बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से, संविधान के तरीके से, कानून से चलते हैं, कानून से काम करते हैं, निष्पक्ष जजमेंट देते हैं। लेकिन काफ़ी मात्रा ऐसे जजों की भी है जो कहीं ना कहीं मनुवादी सोच की वजह से, जातिवादी सोच की वजह से उनके निर्णयों में भी न्याय नज़र नहीं आता। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग बार बार कहते हैं आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कोर्ट जाने का मतलब है उस मामले का पूरी तरह लटक जाना और उसमें फिर कोई निर्णय आने वाली बात नहीं है। और इसका प्रमाण भी है, प्रमाण दे के बताऊँगा। जब ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ था, मंडल कमीशन की सिफारिशें 7 अगस्त 1990 को लागू हुई थी, तो कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने तुरंत जाते ही स्टे कर दिया। 2 साल में केस डिसाइड हुआ और 1 साल नोटिफिकेशन में लगा, यानी 3 साल लगे ओबीसी को रिजर्वेशन देने में। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस को जनरल कैटेगरी को देने की बात आई तो 4 दिन के अंदर दे दिया। 1 दिन में कैबिनेट में पास, दूसरे दिन लोकसभा में पास, और तीसरे दिन राज्यसभा का टाइम बढ़ाकर राज्यसभा से पास, और चौथे दिन राष्ट्रपति की सिग्नेचर होकर नोटिफिकेशन भी होगा रात की रात ही, और 4 दिन के अंदर लागू हो गया। और जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने उसको स्टे नहीं किया, ओबीसी के रिजर्वेशन को स्टे किया, लेकिन ईडब्ल्यूएस को नहीं किया। यानी इसीलिए बीजेपी के लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपको लगता है ईवीएम के अंदर गड़बड़ है, या आपको लगता है वोट की चोरी हो रही है, या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पक्षपात कर रहा है, तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट कहाँ जाएं, कौन से कोर्ट में जाएं, किस कोर्ट पे भरोसा करें? आज तो हमारा भरोसा ही टूटता दिख रहा है। ऐसे में मुझे याद आता है कि हमारे जो संविधान बचाओ संयुक्त मोर्चा, मिशन जय भीम और तमाम साथी, जो ईवीएम को हटाने का एक आंदोलन हम लोगों ने पिछले साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले चलाया था। अनफॉर्चुनेटली वो पूरे देश का आंदोलन बना और सर्वे में निकल कर आया 70% से ज़्यादा लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते, वोटर बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं आई, और नतीजा ये हुआ कि आज सामने निकल के आ रहा है, पूरे प्रमाण के साथ आ रहा है कि पूरा इलेक्शन चुनाव ही चोरी हो गया। और चुनाव चोरी में खुद इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नज़र आता है, क्योंकि जब भी इस तरह की वीडियो आती है कि कोई व्यक्ति जो बीजेपी से जुड़ा है वो वोट डाल रहा है और साथ में वीडियो भी बना रहा है, और वो बता रहा है मैंने 1 वोट फर्जी डाली, 2 डाली, 3 डाली, वीडियो चला के दिखा रहा है, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कार्रवाई दिखती नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन आखिर किसके लिए काम कर रहा है? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान ने दी,
लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने में तो वो पूरी तरह विफल है। तो इलेक्शन कमीशन के इस व्यवहार से हम लोग दुखी हैं, क्योंकि जिस तरह 5 साल के अंदर पिछले लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र के अंदर केवल लगभग 32 लाख नए वोट बने, और फिर 5 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव आते ही 5 महीने के अंदर करीब 1 करोड़ नए वोट बन गए। तो आखिर ये नए वोट कहाँ से आ गए अचानक 5 महीने के अंदर? एक एक एड्रेस पे अगर 80-80, 60-60 लोग वोट बनवाए हैं, या एक हॉस्टल का आया कि वहाँ पे हज़ारों की मात्रा में वोट हैं, तो ये सब वोट की चोरी खुलेआम हो रही है, और उसमें इलेक्शन कमीशन संजीदा नहीं दिखता, असंवेदनशील दिखता है। तो ऐसे में मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आती है, क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ और एक सामाजिक संस्था मिशन जय भीम का फाउंडर भी हूँ, इस नाते मेरा स्पष्ट मत है कि पूरे देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि आपको ये वोट की चोरी आप अलाउ करते हैं, क्या आप सिर्फ धर्म की वजह से, क्योंकि पूरे देश को 2 भागों में बांट दिया है बीजेपी ने, हिंदू मुसलमान करके, दलित वंचित जो पिछड़ा वर्ग है उसके खिलाफ एक दूसरा जो अगड़ा वर्ग है उसको खड़ा कर दिया है, और तमाम मीडिया सारा उनके साथ है। मीडिया सच को दिखाने की बजाय, वोट की चोरी दिखाने की बजाय, मीडिया वो भाषा बोल रहा है जो केंद्र की सरकार बोल रही है। तो इस मीडिया को मीडिया कैसे माने? ऐसे में मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आती है कि अगर लोग चाहते हैं देश के अंदर प्रजातंत्र बचे, अगर लोग चाहते हैं देश का संविधान बचे, अगर लोग चाहते हैं उनके वोट की कीमत बने, तो अब पूरे देश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है। और भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम संवैधानिक तरीके से एक जन आंदोलन करके देश के प्रजातंत्र को बचा सकते हैं। पहले भी भारत के लोगों ने जब जब मुसीबत आई है तो एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन छेड़े और देश के प्रजातंत्र को बचाने का काम किया है। बहुत जल्द हम भी सबसे बात करके एक डेट डिक्लेयर करेंगे, और देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, वोट की चोरी को रोकने के लिए हम पूरे देश के स्तर पर बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे। और हम उम्मीद करते हैं जो लोग संविधान में भरोसा करते हैं, न्याय में भरोसा करते हैं, जो लोग चाहते हैं उनके वोट की रक्षा हो, चोरी ना हो, उन सब लोगों को पूरे देश में जाति धर्म से ऊपर उठकर इस जन आंदोलन में शरीक होकर अपने देश के संविधान को और लोकतंत्र को लोग बचाएंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बीजेपी ये कहती है कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? हम गए थे, हमने आदेश लिए थे सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज दे दो, दिए, कानूनी बदल दिया। कानूनी बदल। तो बेईमान लोग हैं, बेईमान लोगों से बात करना ही बेवकूफ़ी होती है, बात ही नहीं करनी। ये लोग बेईमान हैं, इसीलिए आंदोलन और आंदोलन। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन बीजेपी बन गया है, बिल्कुल, उससे कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। साथियों, इस गड़बड़ का मुद्दा हम पहले से उठाते रहे हैं, पहले भी आप लोगों ने देखा है। और अब जब राहुल गांधी का लेख छपा इंडियन एक्सप्रेस में, उस इंडियन एक्सप्रेस की खबर को लेके हमने साथ में पटिशन एक लगा के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सभी जजों को भेजा कि अब समय आ गया सुओ मोटो एक्शन लिया जाए, क्योंकि यू आर बाउंड टू डू पॉलिटिकल जस्टिस विद द कंट्री। ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का ये भी नहीं है कि मुकदमे 2 आदमियों के बीच में होंगे तो लोग लेके आएंगे मुकदमे, मगर देश के मुद्दों पे लगातार नज़र रखना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है किसी की भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान अभी तक नहीं लिया, हो सकता है आप संज्ञान ले ले उस बात पे। और साथियों, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ ये प्रोविज़न जो बिल्कुल ये क्लियर है, अगर इम्पोर्टेंट इशू है और कोर्ट में कोई मुकदमा है, उसके बावजूद भी अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट का है, 2-3 उसमें कंडीशन है, उनका ध्यान रखते हुए पार्लियामेंट में उस पर चर्चा हो सकती है। ये पार्लियामेंट में इस तरह की चर्चा पहले भी हुई है। केशवानंद भारती के वक्त में, महुआ मोइत्रा के, उसमें कई ऐसे समय है जब ये चर्चा हुई है सुप्रीम, उसमें पार्लियामेंट में होनी चाहिए। किरण रिजिजू बकवास कर रहा है, देश के प्रत्येक मिनिस्टर की जो ड्यूटी हो रही वो नहीं हो रहा, वो खाली बीजेपी का चमचा और चाटुकार बन के काम कर रहा। ड्यूटी उसके कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, वो देश का मंत्री है, किसी के बाप का मंत्री नहीं, किसी के घर का नौकर नहीं है वो। इसलिए इन मंत्री संतरियों को उस तरह की भाषा बोलनी चाहिए जिसकी शपथ ली और जिसकी वजह से ये मंत्री हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर आकर पार्टियों के दफ्तर बनाओगे, खोलोगे। मैं तो कह रहा हूँ इसका बंद होना चाहिए यह गोरख धंधा। माँ बच्चे को जन्म दे देती है, एक नया नागरिक पैदा हो जाता है। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टियों का रोल हमने बनाया हुआ है, संविधान में उसका नहीं है। हमने एक्ट बना के इनका प्रोविज़न बनाया कि भाई ये ताकि
पॉलिसी पे डिबेट कर सके, एक अच्छे हेल्दी डिस्कशन और डिबेट और कंपटीशन हो सके, देश में अच्छे जनप्रतिनिधि आएँ और अच्छे जनता के मुद्दों को उठा पाएँ। तो इन लोगों को बैठना भी वहाँ अल्फाबेटिकली चाहिए। ये जो बैठा रखे ट्रेजरी बेंच और फलाना बेंच, अपोजिशन बेंच, अपोजिशन नाम का भी कोई शब्द नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हमने दूसरे लोगों से देख के ऐसा किया है। और अब जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने बिल्कुल दुरुस्त है, पूरा देश उससे सहमत है, हम भी उससे सहमत हैं। और इस वक्त बड़ी बात यह है, जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की बनाई हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशन देश के लोगों ने खुद बनाया है और उसके तहत एक कोर्ट बनाई है, उस कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, उसको एक आर्टिकल, एक पावर अलग से है, हाई कोर्ट से भी ज़्यादा, आर्टिकल 142 कंप्लीट न्याय करने का। किसी भी मुद्दे में कानून से बाहर भी जाना पड़े, जरूरत ऐसी हो तब भी वो ऐसा कर सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट का ढुलमुल रवैया जो आज है, तो ऐसे मौके पे क्या किया जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट भी न्याय नहीं दे पा रही, राहुल गांधी ने आरोप लगाया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो करप्ट भ्रष्ट चोरी चकारी की सरकार, चोरी चकारी का इलेक्शन कमीशन, चोरी चकारी का इलेक्शन कमिश्नर, उनको तो करप्शन लॉ में अंदर ठोकना चाहिए। उनको जरूरत है ऐसे लोगों को तो सुधार घर में भेजने की। ये बहुत मक्कार लोग हैं, इनको सुधारने की जरूरत है। और ये अब इशू खाली ये मेरे उस कहने से नहीं है, पूरे देश में आवाज़ है। और ये सर्वे भी आप लोग कर सकते हो, पूरे देश की एक ही आवाज़ है। इस देश में जो लोग बैठे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की शक्ल में, ये दोनों अपराधी किस्म के लोग हैं। और इन्होंने गुजरात में भी इतने दिन जो सरकार बनाई है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करके करें। इनका नार्को टेस्ट हो तो पूरे देश को पता चल जाए। और इलेक्शन कमिश्नर्स का भी नार्को टेस्ट अगर हो, देश में जरूरत पड़ सकती है इसकी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले लेने होंगे। अगर वो नहीं लेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत काम नहीं करती तो क्या करते हैं? एक बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक अदालत है, वो है जनता की अदालत। जनता की अदालत में लोगों को जाना होगा, जो पॉलिटिकल लीडर हैं या पार्टियां हैं। इसलिए जनता की अदालत फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट भी जब निकम्मी और नाकारा हो जाए, काम ना करे संविधान के हिसाब से, तो जनता की अदालत को वो सारे काम करने की ड्यूटी भी है और हक भी है अपने देश को और अपने संविधान को बचाने के लिए। बहुत सारे जज, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं 100% सहमत हूँ। मैं नहीं, बहुत सारे देश के वकील सहमत है, देश की जनता सहमत है। देश की जुडिशरी में वर्णवादी मनुवादी लोगों का बोलबाला है और उनके फैसलों से आप देखेंगे। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जितनी है वो निकम्मी और नाकारा इसलिए होती हैं, उनको डंके की चोट पे पता हमारा बिगड़ना कुछ नहीं, हमारे माई बाप बैठे वो बचा लेंगे। अब ये बात वो नहीं है। बहुत दिनों से देश डरता रहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो जजेस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसला नहीं कर रहे। देश चाहता बैलेट पेपर से चुनाव, ये अपना घोल मेल करके उसी में एक तरह से उसी के पक्ष में बोल के उसी के पक्ष के क्वेश्चन उठाते हैं। आज रिकॉर्डिंग सबके सामने है, जजों की भी रिकॉर्डिंग देखी जाए, वो किस तरह का प्रश्न पूछते हैं, उनके चेहरे का हाव भाव साइकोलॉजिस्ट अगर पूछा जाए तो पता चल सकता है कौन बाइस्ड तरीके से केस को सुन रहा है, जो कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी के तरीके से काम नहीं हो रहा। इसी वजह से अदरवाइज अपोजिशन का लीडर कहे और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठ जाए और उल्टा इलेक्शन कमीशन हिम्मत करे कि एफिडेविट दे। इलेक्शन कमीशन को खुद अपोजिशन लीडर के पास जाना चाहिए था, अपनी सारी फाइल लेके भी है, उसको दिखाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए था ये SIR शुरू क्यों किया बिहार के अंदर। एक आदमी चोरी कर ले पूरी रेल में, सारी सवारियों को नंगा करके तलाशी लोगे, ये है पुलिस का काम। इतनी नाकारा, इतनी घटिया अगर पुलिस है तो उनको बर्खास्त किया जाए। ऐसा इलेक्शन कमीशन है। समय पे देखिए ये फैसला SIR जितने समय कम में किया गया। कोई नहीं चाहता विदेशी लोग यहाँ वोट बनवाए, मगर कितने विदेशी लोगों की वोट होंगी? क्या पूरे बिहार विदेशी लोगों का भरा हुआ है? सब लोगों के आपने डॉक्यूमेंट चेक करने, अनपढ़ लोग, बहुत सारे लोग शहरों में नौकरियां करते हैं, बहुत सारे विस्थापित हैं, टेम्परेरी बेचारे अपने रोजगार के लिए देश में GDP बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी शरारत है। और इलेक्शन कमीशन को, तीनों इलेक्शन कमीशन जेल में जाने के हकदार हैं इस वक्त। तीनों ही बदमाश हैं, तीनों के तीनों, एक भी ड्यूटी नहीं कर रहा। और इसी तरह से यही भाषा देश की होगी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और आने वाले वक्त में जन आंदोलन जनता की अदालत न केवल सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होगी, इस देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिल्ली के खिलाफ भी होगी। क्योंकि ये लोग अगर काम करें तो देश में इतनी अफरा तफरी और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इतनी बेलगाम नहीं घूम सकती। ये कहीं ना कहीं उनको बचाने का काम कर रहे हैं, तभी तो ये हाल है देश का। इतनी सारी वोटों का कटना या इतनी धांधली का पकड़ा जाना, 6.5 लाख वोटर्स में से 1.5 लाख के करीब नकली वोटर होना। और बात करते हो विदेशियों पे आपकी नज़र है, विदेशी कौन है? ये वो भी हिंदू मुसलमान करने का इनके टारगेट है।
और इस देश के बहुजन समाज को ध्यान रखना चाहिए। वर्णवादी मानसिकता और मनुवादी लोगों ने जो कब्जा है ब्यूरोक्रेसी पे, पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में, उन सब पे लगाम लगाने के लिए आपस के झगड़े भूलने होंगे। इनका हर टारगेट देश को डिवीजन करने का और कोई चोरी से कोई फ़ायदा उठाने का है। तो साथियों, अंतिम बात यही है, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट हिम्मत कर पाएगी। आज जो चीफ जस्टिस हैं उनसे उम्मीद है लोगों को, फ्यूचर में जो चीफ जस्टिस उनसे बिल्कुल 0% उम्मीद है देश के लोगों से, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार उन्हीं की वजह से चलती रही, उसी बेंच की वजह से चलती रही। अब ये बातें वो नहीं है कि जुडिशरी, हम जुडिशरी की शर्म कब तक करेंगे? अगर जज इस देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, संविधान की पालना नहीं कर रहे, सो मोटो एक्शन नहीं ले रहे, तो ऐसे जजों को क्या करेंगे हम? देश क्या करेगा? Judge are not super boss of this country. We the people of India, we can decide, we can criticize. पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट नहीं हो सकता जजों के कंडक्ट के बारे में, मगर जनता और जनता की अदालत में सब कुछ हो सकता है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे पार्लियामेंट हो। थैंक यू वेरी मच। जय फूले, जय भीम, जय मंडल। देश के सामने बहुत बड़ी संकट है और ये संकट सिर्फ वोट चोरी की नहीं है। ट्विटर पर वोट चोरी ट्रेंड कर रहा है, इलेक्शन कमीशन चोर है ऐसी बात लोग कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ उतनी बात नहीं है, ये लोकतंत्र के साथ लोकतंत्र की हत्या करने के लिए और जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से, जय भीम मिशन के माध्यम से लगातार जो हम लोग 2018 से कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो परिणाम आ रहे हैं वो निश्चित तौर से देश की जनता के मन से नहीं है, वो बनाए हुए परिणाम है, मशीन के द्वारा बनाए हुए हैं। और अब तो ये भी पता चल गया है कि देश की एक संवैधानिक संस्था, बार बार संवैधानिक संस्था का नाम लिया जाता है, यानी कि चुनाव आयोग, उसको ये लोग कैसे गैर संवैधानिक बना चुके हैं, इसके अपॉइंटमेंट से हम लोग देख रहे हैं। जिसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, उनको हटाकर 2 मंत्री इस सरकार के, और किसको बनाया? जो कभी सेक्रेटरी थे गृह मंत्री को, वो आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ऐसे लोग निश्चित तौर से बिना पक्षपात पूर्ण किए हुए अपने दायित्व को, कर्तव्य को नहीं निभा सकते। मैं 2-3 बात सिर्फ आपके सामने आग्रह करना चाहूँगा। हमारे मित्र जो हैं महमूद पराचा ने कानूनी तौर पर, और जो आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी पूर्व मंत्री हैं और अभी कांग्रेस पार्टी में एक प्रमुख जिम्मेदारी के साथ हैं, और बलराज मलिक साहब हैं, सभी लोगों ने बताया। लेकिन देखिए खास बात, ये किस तरह से जनता से छुपाई जा रही है बात। पहले दिन जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया, किसी भी गोदी मीडिया के फ्रंट पेज पर वो नहीं था, लेकिन पहले ही दिन 14 करोड़ लोगों ने इस चीज़ को व्यू किया सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं और हम चाहते हैं कि इस बात को आगे आप ही बढ़ाएं। दूसरी बात, ये बार बार कहा जा रहा है चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहे हैं। आपने देखा कि जो दस्तावेज राहुल गांधी ने प्रस्तुत किए वो चुनाव आयोग के द्वारा ही दिए गए हैं, आरटीआई और अन्य माध्यम से लिए गए। और उनका हाइट देखिए, जब वो रखा गया वो पुलिंदा, तो राहुल गांधी से भी 1 फीट ऊंचा था, 7 फीट का वो पूरे दस्तावेज थे। और एक एक पन्ने को मिलाकर जो सबूत राहुल गांधी जी ने प्रस्तुत किए, यानी 33,000 से अधिक लोग सिर्फ फॉर्म 6 के मिसयूज से, यानी कि जो पहली बार वोटर बनते हैं वो फॉर्म 6 का प्रयोग करते हैं। उसमें कौन आ रहे हैं? 71 साल की महिला आ रही है जो 5 बार वो वोटर रह चुकी हैं, और इसके साथ और लोग भी ऐसे आ रहे हैं जो निश्चित तौर से पहले बार के वोटर नहीं है, लेकिन मोदी साहब के लिए वो लोग बन गए। इसी तरह से ऐसे लोग जिनके फ़ोटो नहीं दिख रहे हैं, ऐसे लोग जो एक घर में 80-80 लोग हैं, बार बार अभी गोदी मीडिया में ये प्रश्न उठ रहा है कि राहुल जी एफिडेविट क्यों नहीं देते हैं। एफिडेविट दिया गया, अभी हमारे मित्र महमूद पराचा ने दिखाया कि वो स्वयं एफिडेविट दिए हैं। उनके अलावे देश के एक बड़े नेता अखिलेश जी ने आज से 10 महीने पहले एक एफिडेविट देकर कहा कि 18,000 वोटर जो है ऐसे हैं जो कि जानबूझ के बनाए गए हैं और उनकी जांच की जाए। चुनाव आयोग ने 1 मिनट समय नहीं दिया। तो ये चोरों का आयोग बन चुका है। बांग्लादेश में जो
हुआ। अभी आप लोगों ने जून महीने में वीडियो देखा होगा कि वहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ क्या सलूक जनता ने किया, वही सलूक लगता है यहाँ भी होगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि बेशर्मी के साथ संविधान को ताक पर रखकर ये बार बार ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। ईवीएम के माध्यम से तो हम जान ही चुके थे कि ये वोटों को मैनिपुलेट करते हैं। जब इनकी चोरी पकड़ी जाने लगी कि चुनाव के आखिरी समय में हर जगह, और जो जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो आखिरी समय में ये बता दिया जाता था नंबर के साथ कि कितने वोट आज पड़े, तो ये परसेंटेज में बोलते हैं। और उस परसेंटेज को 10 दिन बाद इस बार लोकसभा चुनाव में लगभग 42 लाख वोट अधिक हर जगह का उन्होंने जुड़वा दिया। तो इसका मतलब है कि इनकी मंशा जो है ये लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए है। और संविधान के तहत जिन लोगों ने संविधान की शपथ ली है उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने जान पर भी खेल कर इस संविधान को और इस लोकतंत्र को बचाए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में SIR इन्होंने किया, सिर्फ जनवरी 2025 में समरी रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव किया। इंटेंसिव मतलब गलतियां जो है उनको तुरंत ठीक की जाए, 1 महीना में जो हो नहीं सकता था वो इन्होंने कहा कि हम करेंगे। डिजिटल इंडिया बन गया, लेकिन नतीजा क्या आया? नेहा कुमारी हस्बैंड्स नेम हस्बैंड, फलना जी फादर्स नेम ECI, डोनाल्ड ट्रंप का समस्तीपुर में बन गया है वोटर कार्ड। और यही चुनाव आयोग और यही सरकार जो हर जगह कहती है अस्पताल जाइए तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, ट्रेन में चढ़िए तो आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, हवाई जहाज़ पे चढ़िए तो आपके आधार कार्ड देखे जाएंगे, होटल में चेक इन कीजिए तो आधार कार्ड देखे जाएंगे। लेकिन अभी चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड डबल बन रहे हैं, फर्जी है। कौन है शासन में? गृह मंत्री क्या कर रहा है? ये गृह मंत्री जाकर मंदिर का शिलान्यास कर रहा है बिहार में, तो फिर क्यों नहीं पकड़ा? वहाँ पर तो नेपाल बगल में था कि नेपाल से आए लोग जो इन्होंने बताए उसको तुरंत क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? असल में वो नेपाल से नहीं आए थे, वो इनके द्वारा जो लोगों को वोट काटने की मुहिम है, यानी समरी इंटेंसिव डिलीशन यानी रिमूवल ऑफ द वोटर्स, जो SIR ये कर रहे हैं उसमें पकड़ाने का डर था। 2 बात में इनको ये लोग बहुत जल्दी धार्मिक रूप से इनकी भावना आहत हो जाती है। अमित शाह जो जैन है जाके एक हिंदू मंदिर का वहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और तिलक लगाने से नीतीश कुमार ने सही किया, इनकार कर दिया था, फोटो दिखाया, तेजस्वी जी ने ट्वीट किया। तो कैसा है, भावना आहत नहीं हुआ कि कोई जैन जाकर और माता सीता के नाम पर हिंदू मंदिर का वहाँ पर जाकर शिलान्यास करे? और अभी देखिए दिल्ली में झंडेवाला में पीछे में 22 तल्ला का वो बना गया है, यानी माता के शिखर से ऊपर अगर दूसरे धर्म का वो कोई व्यक्ति बनाता, क्योंकि व्यक्ति ही बनाया होगा, RSS कोई संस्था नहीं है, तो परमिशन किसे मिला होगा? एक व्यक्ति को मिला होगा, और वो व्यक्ति माता के मंदिर के शिखर से कई गुना ऊपर पीछे में उस जगह जो कि अरावली हिल्स का रॉक है, जहाँ एनवायरनमेंट के हिसाब से मना है बनाना कुछ भी, वहाँ जब बना दिया तो और माता के ऊपर शिखर से भी 10 गुना ऊपर चला गया, तो भावना आहत नहीं हुई? लोगों की भावना आहत हुई है। लेकिन ये लोग वो हैं जो भावना आहत के नाम पर सिर्फ केस करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे लोग हैं जो देश को और लोकतंत्र को मिटाने के लिए कृत संकल्प है, और जिनसे हमारा भी संकल्प है कि हर तरह से हम लड़ेंगे और इनकी एक नहीं चलेगी। इस बार ये पकड़ाए हैं और इनको पकड़ने वाले राहुल गांधी जी हैं, और उनको मैं साधुवाद कहता हूँ। और राहुल गांधी जी एक बार आह्वान करें, देश की जनता सड़कों पे होगी, हम जानते हैं, हमारे मित्र भी जानते हैं। और इसी बात से मैं पुनः जय संविधान कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय। कल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है उसको जजमेंट के रूप में एक तरह से पेश कर दिया है। वो ये है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। अभी एक जस्टिस पारदीवाला साहब हैं, मैं उन्हें ईमानदार और बहुत इंटेलिजेंट जज मानता हूँ, ठीक है। उन्होंने एक आदेश पारित किया इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब के बारे में, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सीरीज़ ऑफ जजमेंट्स के खिलाफ जाके एक फ़ैसला दिया। मैं फ़ैसले पे नहीं जाना चाहता,
क्योंकि मुद्दा वो नहीं है। 13 इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सिग्नेचर कैंपेन किया और उसके बाद हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब हैं, गवई साहब, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, पर्सनल चिट्ठी, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चिट्ठी जस्टिस पारदीवाला साहब को कि आप अपना ये आदेश जो है ये वापस ले लीजिए। और जस्टिस पारदीवाला साहब जैसे ईमानदार और इंटेलिजेंट जज ने वो अपना आदेश वापस ले लिया, 2 पैराग्राफ कम उसमें से कर दिए। कितने भारी मन से किए आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हो। मगर मुद्दा ये नहीं है, इस देश में अगर सबसे बुरा कोई फैसला हुआ है तो उनमें से सबसे बुरे फैसलों में से जज लोया का फैसला था, ठीक है। उससे बुरा फैसला है जस्टिस पारदीवाला साहब की जो स्पिरिट थी उसकी जजमेंट की, वो एकदम 100% सही थी, मगर उन्होंने थोड़ा सख्ती ज़्यादा कर दी, इतना ही बार फर्क था उसमें, कोई ऑर्डर में कोई कमी नहीं थी, तो वापस ले लिया। क्यों? इस वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूवर जन 24 न्यूज टाइम चैनल एवं न्यूज एजेंसी को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सच की आवाज सच के साथ फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।